अतुल जी की थोड़ी सी मदद करूंगा। तो मैं ए पास इट ऑन, पेज नंबर 73, सेकंड पैराग्राफ से एक जो शुरू रात करता दिखा हूँ। के दियो। अतुल जी, आप भी तैयार हैं? यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल बैंक शराबी, बिल्कुल आई एम रेडी। देवशीष प्लीज कमेंट्स। जी, धन्यवाद। मेरा नाम देवशीष मैशाली, मैं शुरू करता हूँ। ए लिटरेचर पास इट ऑन, पेज नंबर 73, सेकंड पैराग्राफ। He had noticed that the farmers and others in the area used a great deal of cement, and that a considerable amount was going into concrete roads. In Moody's manual, he found several cement companies that seemed to him to merit closer investigation. One that caught his eye was Giant Portland Cement in Egypt, Pennsylvania, near Allentown. The Wilsons decided that Egypt would be their next stop. थैंक यू देवशीष। अब उसने वहां पे अपना जांच पड़ताल करते हुए बिल डब्ल्यू ने एक चीज उसके सामने आई कि सीमेंट का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है उस इलाके में। और ना केवल किसान अपने खेतों में सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि वहां पे जो सड़कें बना रहे हैं वहां भी सीमेंट का उपयोग हो रहा है। तो सीमेंट की जो डिमांड थी, उसकी जो मांग थी, उसकी मात्रा काफी अत्यधिक मात्रा में थी। और मूडीज मैनुअल जो उसके पास थे, फाइनेंशियल रेफरेंस मैनुअल्स, उसमें उसने देखा कि उस इलाके में सीमेंट कंपनीज कौन सी हैं जो वाकई में सीमेंट बना रही हैं। और अगर वो सीमेंट बना रही हैं तो सीमेंट की अगर मांग है तो बिक्री भी होगी। और अगर बिक्री होगी तो जो सीमेंट कंपनीज हैं उनके शेयर के भाव जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और मूडीज मैनुअल में से उन्होंने उसने देखा कि उस इलाके में कौन सी सीमेंट कंपनीज है, तो उसके नजर में खास तौर से कंपनी आई जायंट पोर्टलैंड सीमेंट, जो इजिप्ट पेंसिल्वेनिया नियर एलन। इजिप्ट एक वैसे भी एक अलग देश का नाम है, लेकिन वहां उस देश का नाम नहीं हो रहा। यहाँ पे इजिप्ट एक छोटी सी जगह यूएसए में ही है, पेंसिल्वेनिया के पास। तो वहां पे ये जायंट पोर्टलैंड सीमेंट की फैक्ट्री थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है इसका जरा मुआयना किया जाए और देखा जाए कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट की जो मात्रा थी, वो मांग थी, वो अत्यधिक थी। तो ये देखो बिल डब्ल्यू की दूरदर्शिता देखो यहाँ पे, कि वो देख रहा है कि किस चीज की उपयोगिता है, उसकी मांग है। और उसमें एक अंदरूनी उसमें और एक जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसका मुआयना करना चाहिए देखने के लिए कि उसका भविष्य क्या है और ऐसी कंपनी का शेयर खरीदने से क्या फायदा हो सकता है। मतलब एक सिक्योरिटीज एनालिस्ट जो है उसका यही काम होता है। और जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा डेटाबेस नहीं था कि पता चल जाए कि एक कंप्यूटर का बटन दबा के फैक्ट्री कहाँ है, उसका उत्पादन कितना होता है, मैनेजमेंट कौन है, कितनी मांग है उसकी, क्या खर्चा है, किस दाम पे बिकता है, आगे जाके भविष्य में क्या योजनाएं हैं और क्या प्रोजेक्शंस उनके सेल की। ये सब चीजें जो थी अंदर जाके पता करनी पड़ती थी उस टाइम पे। और बिल डब्ल्यू ने सोचा कि हम यही करेंगे। और उनका अगला जो मंजिल थी बिल और लुइस की, विल्सन्स की, वो थी इजिप्ट। थैंक यू। एंड ऋषिश, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। Thank you, Atul ji. They received their $75 for the month's work at the Gold Forts and moved on. They had worked out well on the farm. Worked out well on the farm. In fact, the Forts, so skeptical when Wilsons first arrived, wrote them the following year to ask them to come back with a raise. देखो, गोल्ड फुट फार्म में उन्होंने काम किया था। वहां पे उनकी जो पगार थी पूरे महीने की, $75। ये $75 की फिगर याद रखना दोस्तों, क्योंकि आगे जाके हम जो पढ़ने वाले हैं उसे पता चलेगा कि बिल डब्ल्यू ने तरक्की किस हिसाब से, जो उनकी आर्थिक प्रगति हुई वो किस हिसाब से हुई, कितने गुना हुई। $75 पूरे महीने की ऑनेस्ट मैन्युअल लेबर से कमाया उन्होंने। और जो पहले शको शुबा की नजर से देख रहे थे लुइस और बिल को, ये गोल्ड फुट जो थे, ये जो वृद्ध दाम्पत्य थी, तो ये कपल जो उनको एक स्केप्टिकल नजर से देख रहा था, कि शक से देख रहा था ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं, वो उनके काम से इतना प्रभावित हुए कि उसके अगले साल भी उन्होंने उनको बुलाया जब कटाई का समय आया कि आप दोबारा से आके हमारे साथ काम करिए, हमारी मदद करिए, हम आपको पैसे इस बारी बढ़ा के देंगे।
और आप आइए और हमारे साथ काम करिए। लेकिन तब तक बिल विल्सन जो था वो जिंदगी में काफी आगे बढ़ गया था, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये उनका जो एक ये जो उनका ऑफर था वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये देखो आपकी $75 के लिए पूरे महीने में जो उन्होंने मेहनत करी, और उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं बिल डब्ल्यू, आइए आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अगले जो दो पैराग्राफ देवेशीष पढ़ने जाएंगे अब, उसमें पता चलेगा कि देखो बिल डब्ल्यू था एक शराबी। तो बीच बीच में शराब का जिक्र और शराब और शराबीपन की उसकी जिंदगी में कैसे और किस प्रकार से प्रगति हो रही है, उस पे भी साथ साथ हम नजर डाल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज लिटरेचर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। So if it's devoid of any talk about alcohol, it will be incomplete. So the next two paragraphs are devoted to Bill's alcoholic traits and his alcoholism as it progressed. So Devashish, please, next paragraph. Thank you. In a field near Egypt, Bill and Louis were confined to their tent by a 4-day rain and windstorm. When a neighbor dropped in a when a neighbor dropped in with a bottle, Bill started to drink. After the neighbor departed, Bill went into town to get another bottle. That was actually one of the very few bad drinking bouts of the entire trip. And so their year on road did in a way and so their year on the road did in a way do what Lewis had hoped. It helped to retard the progression of Bill's alcoholism. Thank you, Devashish. It helped to retard the progress of Bill's alcoholism. Underlined. Retard the progress. यानी कि शराबीपन एक बढ़ती हुई बीमारी है, लेकिन उसकी जो बढ़ाव है, उसकी जो तीव्रता है, वो वेरी करती है, वो हर एक जगह में फर्क होती है। और इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में एक एक कमरे में आ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं जो 40, 42 साल की उम्र में आते हैं, और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो 50 साल की उम्र में आते हैं। कारण यह है कि जो तीव्रता है उसके बीमारी के बढ़ाव की, प्रोग्रेशन की, वो वेरी करती है। अब आप एक गाड़ी चला रहे हो तो वो गाड़ी जो है वो आप उसकी स्पीड जो है वो आप आजकल गाड़ी आती है जो कहती है कि 10 सेकंड के अंदर 0 से 100, और कुछ गाड़ियां होती हैं जो 0 से 100 करने में 10 मिनट लगाती हैं। तो तीव्रता जो है, एक्सेलरेशन जो है, प्रोग्रेशन जो है डिजीज की, वो वेरी करती है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, हालात को नजर रखते हुए, उसकी क्या कामनाएं हैं, क्या उसके गोल्स हैं लाइफ में, शराब किस तरीके से, किस गति से उसके ऊपर हावी हो रही है, तो वेरी करता है वो। तो ये जो एक साल बाहर बिताया लुइस और बिल ने, तो उससे क्या मदद हुई कि जो प्रोग्रेशन तो था, बिकॉज अल्कोहलिज्म इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, लेकिन उसकी जो तीव्रता थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई। इस ये जो इन्होंने दौरा किया है। लेकिन वो ये बता रहा है कि यहाँ पे इजिप्ट में जब वो गए थे तो 4 दिन तक आंधी तूफान का माहौल था, और इसलिए वो अपने टेंट के अंदर सीमित रहे। और उस दौरान एक उनका जो पड़ोसी था आसपास रहने वाला, वो एक बोतल लेके आया और बिल के साथ उसने पी। और जो हम जैसे पढ़ते वाले डॉक्टर्स ओपिनियन में जो एलर्जी थी वो ट्रिगर हो गई, क्रेविंग जो थी वो आ गई, और बिल डब्ल्यू साहब को और पीनी थी, तो वो शहर जाके उन्होंने और बोतलें ली। और ये उस एक साल में शायद सबसे एक ऐसा दौर था जब उनका जो पीने का जो सिलसिला था वो हद से ज्यादा था। लेकिन ये इक्का दुक्का ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो न्यूयॉर्क में होते इस टाइम पे और वहां के बार्स में पी रहे होते, तो ये उनके लिए आए दिन की बात होती। ज्यादा पी ली, स्प्री में आ गए, बिंज में आ गए, और अत्यधिक मात्रा में पी ली। लेकिन यहाँ पे जो था ये कभी कभी ही होता था, और ये उसमें से एक उदाहरण था। इसमें से एक जो घटना घटित हुई थी उनके ज्यादा अत्यधिक पीने की, वो ये थी। लेकिन ओवरऑल, जैसे कि उसने कहा है, इट हेल्प टू रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ बिल्स अल्कोहलिज्म, यानी कि जो तीव्रता थी वो थोड़ी सी मंद पड़ी थी इस एक साल के दौरे के दौरान। नेक्स्ट पैराग्राफ देवशीष प्लीज। Thank you. During another episode, when Bill had put in enough liquor to keep himself supplied for the weekend, Lois decided to get drunk herself.
to hold up a mirror, to hold a mirror up to him and show him what a fool a person appears when drunk. Of course, her plan backfired. Bill Tight himself thought and it was all wonderful fun and kept encouraging her to drink more. Finally, she was so sick she could hardly hold her head up. The next morning, as she suffered through a hangover, Bill sat calmly curing his mild discomfort by nipping away at the hair of the dog that bit him. अब देखो ये एक और हमने टू वाइफ चैप्टर में भी पढ़ा था ये बिग बुक में कि कभी कभी जो है शराबी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि इसकी तो रुक नहीं रही है, मैं काम करती हूँ, मैं ही पी लेती हूँ यार। और उसके पीने का मकसद क्या था कि मैं इसको पी के दिखाऊंगी कि पीने के बाद आदमी कितना बेवकूफ लगता है। और जैसे कि वो कहती है, होल्ड अ मिरर अप टू हिम एंड शो हिम व्हाट अ फूल अ पर्सन अपीयर्स व्हेन ड्रंक, यानी कि उसको एक आईना दिखाऊंगी कि पीने के बाद आदमी कितना बेवकूफ सा लगता है यार, और कितना अपने आप का एक एक हास्य का पात्र बना देता है आदमी अपने आप को अत्यधिक मात्रा में जब शराब पी लेता है। तो मैं काम करती हूँ, मैं ही पी लेती हूँ ताकि इसको समझ में आए, इसको दिखे कि पीने के बाद आदमी जो है, या इस केस में औरत जो है, वो कितनी बेवकूफ लगती है। व्हाट अ फूल शी लुक्स। एंड मतलब ये एक अपने आप को जो है ये गिराने वाली बात है शराब पीना। और उसको शायद समझ में आ जाएगा मेरे को देख के कि शराब जो है वो ना केवल हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उससे आदमी का उसका जो आईना दिखाएगी कि कितना बेवकूफ लगता है आदमी। तो इस मकसद से लुइस ने कहा कि जो क्योंकि शराब थी घर में, उसने अपनी वीकेंड की पूरी सप्लाई रखी हुई थी, बिल डब्ल्यू ने, उसने कहा मैं पी के दिखाती हूँ उसको, शायद इसको समझ में आ जाए कि शराब पीने से अगर आदमी इतना बेवकूफ लगता है तो मैं शायद वो उसका शायद शराबीपन जो है वो और कम हो जाए या बंद हो जाए। तो इस मकसद से उसने पी। हुआ क्या? हुआ उल्टा। बिल साहब को तो मजा आ गया कि मैं तो पी रहा हूँ, ये भी पी रही है, आनंद आ गया यार, दोनों पी रहे हैं, दोनों सुरूर में, मस्ती में, ये तो बहुत अच्छी बात चल रही है। और अगले दिन उसकी तो हालत खराब हो गई बेचारी लुइस की पीने के बाद, हैंगओवर हो गया, अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी वो। और बिल साहब मजे के साथ बैठे हुए थे, कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तो ये जो औरतों का एक कभी कभी होता है कि मैं इसको पी के दिखाती हूँ, शायद मेरे को देख के इसको अकल आ जाए और ये समझ जाए। शराबीपन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शराबीपन ऐसी बीमारी है कि वो किसी चीज को नहीं देखती है। उसकी क्रेविंग अगर ट्रिगर हो गई, उसको एलर्जी हो गई, उसको ऑब्सेशन उसके ऊपर भारी हो गया, तो इनको इन सब चीजों से एक वास्तव में जो रियल अल्कोहलिक है उसको कतई फर्क नहीं पड़ता है। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग, so we'll go to read two more paragraphs today. It might take a little longer, but believe you me, it's worth it. So let's go to the next paragraph, page 74, Devashish. Sure. Bill managed to worm his way into Giant Factory, where he discovered some important facts. I found out how much coal they were burning to make a barrel of cement, he said. I read the meters on their power input and saw what that was doing. I saw how much stuff they were shipping. I took their financial statements, and this information and the discovery that they had just installed more efficient equipment meant worlds to production costs. Just stop over there. देखो ये यहाँ पे बिल कह रहा है कि आई वर्म्ड माई वे इनटू द जायंट फैक्ट्री, जायंट पोर्टलैंड सीमेंट की जो फैक्ट्री थी। अब ये वर्म हिज वे मतलब वहां पहुंचना आसान नहीं था, अंदर घुसना आसान नहीं था। तो जो संकीर्ण जगहें होती हैं, नैरो रोड होती है, उसमें से रेंगते रेंगते बड़े ध्यान से अपना रास्ता बनाते हुए निकलना और अंदर तक पहुंचना, इसको कहते हैं वर्मिंग योर वे। तो उसने अपना रास्ता बनाया, फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, क्योंकि सीधा साधा रास्ता नहीं था ये। तो कौन था फैक्ट्री में? कोई भी नहीं था, वो ना कोई मुलाजिम था वहां का, वो ना किसी को जानता था। तो ये टू वर्म हिज वे, यानी कि उसको वहां पे अपनी जगह बनानी पड़ी, घुसना पड़ा किसी तरीके से, चाहे छल कपट का भी इस्तेमाल किया हो। लेकिन एक बार उसने पहुंच गया अंदर, तो उसने वहां पे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स निकाले कि सीमेंट जो है वो कैसे बन रही है। सबसे पहले उसने कॉस्टिंग देखी
कि कितना कोयला लगता है एक बैरल ऑफ सीमेंट बनाने में। उस टाइम सीमेंट जो थी वो आज की डेट में बोरियों में बिकती है। अब अगर 1925 की बात करूं मैं, तो उस टाइम पे बैरल्स में सीमेंट बिकती थी, यानी कि ड्रमों में। और एक बैरल सीमेंट बनाने के लिए कोयला कितना इस्तेमाल होता था? हाँ? बिजली कितनी लगती थी? मीटर्स ऑन द पावर इनपुट। हाउ मच स्टफ दे वर शिपिंग, वो डिस्पैच कितना होता है, यानी कि सेल बिक्री कितनी हो रही थी, कितना एक्चुअली माल बन बन के फैक्ट्रियों से बाहर निकल रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ली उनकी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस किया उनका। एंड फिर ये भी देखा कि ऑफिस एफिशिएंट इक्विपमेंट, उन्होंने किस प्रकार की मशीनें लगाई थी जिससे लागत जो थी और जो उत्पादन का शुल्क था वो कैसे वो उसको नियंत्रण में रख रहे थे। आई फिगर दैट दे वर मेकिंग सीमेंट फॉर लेस देन $1 a बैरल। $1 पर बैरल से कम के दाम में वो सीमेंट का उत्पादन कर रहे थे, विच वॉज वे डाउन द लाइन इन कॉस्ट, यानी कि काफी कम पैसे में प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो बहुत नियंत्रण में कर रखी। एंड स्टिल द स्टॉक वॉज डॉडलिंग अराउंड इन फिलाडेल्फिया मार्केट फॉर वेरी लो फिगर्स, डाउन अराउंड $15 a शेयर। लेकिन इसके बावजूद भी क्या देख रहे थे हम, बिल्डर क्या देखा कि इसकी शेयर की कीमत तो बहुत कम है, $15 का शेयर है सिर्फ। जबकि इसकी कंपनी का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि वो बहुत कम लागत में बना रहे हैं, कॉस्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत कम पैसे में एक बैरल सीमेंट बन रहा है, बिक्री भी अच्छी हो रही थी अच्छे दाम पे, फिर $15 का शेयर क्यों है? क्वेश्चन मार्क वाई। ये चीज बिल ने रियलाइज करी। इस बात का उसने जो खुलासा किया और ये बात जब उनको उजागर हुई उनको, तो ये इंफॉर्मेशन जो थी उसने, ये जो सूचना थी, ये उसने साझा करी फ्रैंक शॉ के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ देवशीष विल रीड, लास्ट वन फॉर टुडे प्लीज। Sure. फ्रैंक शॉ वाज इम्प्रेस्ड। Crenshaw was impressed. हम्म। On the basis of Bill's report, his firm bought 5,000 shares of Giant Portland Cement for itself and 100 shares for Bill. The actual buying price was $20, which quickly climbed to $24, giving Bill a $500 profit and convincing the principals at Shaw's firm, the J.K. Rice Company, that Bill knew what he was doing. Now, Bill received the go-ahead to look into other companies and industries. He was also authorized to draw money against the rising price of his giant shares, which eventually reached $75 a share. थैंक यू देवशीष। ये था ब्रेक, ये बिल साहब को ब्रेक मिला है। कहाँ $75 में उन्होंने एक महीने तक मेहनत तक करी, मैन्युअल ऑनेस्ट लेबर करी एक फार्म में, एक महीने में टोटल कितना मिला उनको? $75। यहाँ एक शेयर की प्राइस उनकी, एक शेयर की प्राइस $75। अब फ्रैंक शॉ जो था वो इतना प्रभावित हुआ बिल के इस काम से कि उसने क्या किया कि सीधा जाके 5,000 शेयर ले लिए जायंट पोर्टलैंड सीमेंट के। $15 का शेयर था, लेकिन वो कह रहा है जब तक खरीदने गए, वो शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब तक वो शेयर को खरीद, बढ़ता हुआ शेयर था ये, जब तक वो खरीदने गया तो $15 की जगह उसको $20 में शेयर मिला। $20 का शेयर जो था उसने 5,000 शेयर लिए, और 100 शेयर बिल ने जो काम किया था, बिल के काम का उसको उसको वाकई में मुआवजा, रिवॉर्ड, पुरस्कृत उसको अब करा जा रहा था। 100 शेयर उसको दिए गए। कंपनी ने, जेके रोलिंग कंपनी जो थी जिसके लिए फ्रैंक शॉ जो था उसका रिटेनर था, उसने 100 शेयर जो थे उसमें से बिल को दिए कि ये आपके शेयर है, आपकी मेहनत का ये एक तरीके से पुरस्कार है। एक्चुअल ब्राइट प्राइस वाज 20, व्हिच क्विकली क्लाइम टू 24। $20 का शेयर बहुत जल्द, बहुत कम अरसे में $24 हो गया, यानी कि $4-5 पर शेयर बिल का मुनाफा था। कितने शेयर थे उसके पास? 100 शेयर, तो $400-500 उसके बन गए। 500 लिखा है यहाँ पे, गिविंग बिल $500 प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात यह थी, कन्विंसिंग द प्रिंसिपल्स, यानी कि जो कंपनी थी जिसके लिए शॉ काम कर रहा था, दैट बिल न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। बिल साहब को अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहे हैं। ये चीज उनको उनके सामने आ गई। ये बिल डब्ल्यू की ब्रेक थी। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के जो उनको एक ओहदा प्राप्त हुआ, उनकी जो रिकग्निशन हुई, उनकी पहचान हुई कि इस बंदे को यार वाकई में पता ही क्या कर रहा है, अंदर जाके कंपनियों का ये मुआयना ले रहा है,
हर एक चीज देख रहा है, छोटी छोटी जो है बारीकियत से उसका पूरा मुआवजा लेते हुए, पूरा मुआयना करते हुए वो ये देख रहा है कि कौन सा कंपनी जो है वो कितने पैसे बना सकती है, उसके शेयर का भाव कितना कम है और कितना इसके बढ़ने के संभावनाएं हैं। और इस बुनियाद पे बिल रिसीव्ड अ गो अहेड, उसको बिल्कुल एक खुली छूट दी गई कि दूसरी कंपनियों में भी आप नजर डाल के देखें, अदर कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, और भी उद्योग और भी कंपनियां उधर देखें। He was authorized to draw money against the rising price of his giant shares. Giant shares पोर्टलैंड कंपनी के जो शेयर्स थे वो तो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। $75 का शेयर हो गया, कहाँ $15 का था जब बिल ने नजर डाली थी इस पे। खरीदते खरीदते 20 हो गया, अब $75 का शेयर हो गया। और बिल के पास कितने शेयर है? 100। यानी कि 100 इंटू 75, $7,500 हो गए उसकी जो कीमत थी शेयर की। और इस जो $7,500 थे, इसके बेसिस पे उनको पैसा निकाल भी सकते थे, विड्रॉ भी कर सकते थे, खर्चा करना तो होता था तो वो उस पे वो भी खर्चा कर सकते थे, which eventually reached $75 a share. He was authorized to draw money against his rising prices. इसके से वो पैसा अपने लिए निकाल सकते थे अपने खर्चे पानी के लिए। ये बिल डब्ल्यू की नई ब्रेक थी। कहाँ $75 में एक महीना काम किया खेत पे, और कहा $7,500 उन्होंने बहुत ही कम अरसे में जायंट पोर्टलैंड सीमेंट का शेयर जो उनको मिले थे मुआवजे के तौर, उसमें उन्होंने कमा लिए। ये शुरुआत थी बिल डब्ल्यू को। दिस वाज द ब्रेक ही वाज लुकिंग फॉर, दिस इज द ब्रेक ही गॉट, एंड दिस इज द ब्रेक दैट चेंज्ड हिज लाइफ। और उनकी जिंदगी तब्दील हुई, लेकिन एक और चीज तब्दीली आई, वो थी शराबीपन की प्रगति में एक बहुत ही तीव्र जो है वो एक गति प्रदान हुई उनकी शराबीपन में इसकी वजह से। तो भगवान जो करता है रहस्यमय तरीकों से करता है। तो ये एक ब्रेक था जो बिल डब्ल्यू का, जो उन्होंने जायंट पोर्टलैंड सीमेंट से जो कमाई करी। मेरे ख्याल से आज टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, बट आई वांटेड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ बिल डब्ल्यू। कहते जो ब्रेक उनको मिला था, तो यहाँ से जो आगे जो तब्दीलियां आएंगी उसकी जिंदगी में और उसकी शराबीपन की प्रगति में, वो हमें अच्छी तरह से आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। So thank you everybody, and back to you Debashish. I hope everybody is liked this new format that we are trying. मीटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या ठीक था, ठीक नहीं था, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। We'll talk about it at the end during the question and answers. Thank you very much everybody, and back to you Debashish. धन्यवाद अतुल जी। मैं इसी के साथ राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा कि वो हमें आगे लेकर चलें। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी हूँ। थैंक यू दीक्षित जी एड्रेस के लिए। थैंक यू अतुल जी, बहुत अच्छी तरह से आपने लगभग 1 डेढ़ पेज और बहुत मतलब बहुत ही यार हिडन चीजें हैं, और बिल डब्ल्यू की हर जगह दूरदृष्टि पे आता है। अब जैसे पैसे खत्म हो गए, जो पिछले कल आप लोगों ने करा होगा हल्का सा उसमें, तो पैसे खत्म होना ही एक रीजन नहीं था, काम तो कोई और भी करा जा सकता था। मेन था कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के जो हिडन चीजें हैं या वहां जो सीक्रेसी है उसको, क्योंकि वो अपनी सीक्रेसी लूज नहीं करते थे। अब देखो, अब सीमेंट वाले में पढ़ा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक में भी पढ़ा हम लोगों ने, दोनों में अलग अलग चीजें खोज के भेजी बिल ने। ये नहीं कि मेहनत किस तरीके से हो रही है, और वहां पर जब इसको चीजें नहीं मिली, देखो झूठ बोल के लुइस का बता दिए कि ये खाना बनाती है। बिल डब्ल्यू को खेती बाड़ी आती, क्योंकि नाना के साथ बिल डब्ल्यू का जो बचपन का था, वो जो एक बच्चे का होता है ना कि हर चीज के, क्योंकि वहां जानवर भी रखते थे लोग, जैसे गाय भैंस से दूध दाद लेना या बाकी चीजें बिल्कुल सारे काम आते थे। बीडब्ल्यू की दिक्कत नहीं थी, वो आलू वालू सब निकालने आते थे, फसलें का सारा काम करता था बीडब्ल्यू, बिल्ड को दिक्कत नहीं आई। लेकिन वो बेचारी वो उसे वो बुक से देख के, कुकिंग बुक से देख कर वो खाना वाना बनाती थी। बाद में पसंद भी आया इनका, ये जो कपल था, ओल्ड कपल, बूढ़े बुढ़िया थे, इनको बेचारों को इनका पसंद भी आया, मतलब साथ भी पसंद आया। लेकिन क्या क्या बताया भाई साहब, टू वे टेलीफोन कम्युनिकेशन मतलब तैयार हो रहा है जी। और एक नई चीज, मतलब एक ये नई चीज थी, और ये चीज जो है वो सीक्रेट,
मान लो किसी भी कंपनी के बारे में ये सीक्रेसी पता लग जाए, तो उसके शेयरों का सोच लो कि आज क्या है और कल क्या होगा और परसों क्या होगा। और दूसरे जो नई टेक्नोलॉजी से वो रेडियो बनाने जा रहे थे, दो तीन चीजें जो अब बीडब्ल्यू ने वहां पर भेजी फ्रैंक शाह को, और भाई वो तो बहुत प्रभावित हुआ। और देखो किसी भी चीज के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कितनी प्यारी चीजें लिखी है। लुक, लिसन, गैदर आइडिया, पॉसिबिलिटी थ्योरी, फैक्ट फ्रॉम एवरी अवेलेबल सोर्सेज। देखना, सुनना, विचार करना, हमें भी प्रोग्राम में इसी तरीके से बताया जाता है भाई साहब, कि वो आइडिया को गैदर करना, फिर उसके बाद संभावनाएं क्या है, फिर सिद्धांत कौन से हैं और फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, इसके बारे में प्रॉपर सारी की सारी। और रिपोर्ट कैसे बना के भेजना था बिल, जो बाल स्ट्रीट के लोगों को समझ आ रही है। एक्चुअली क्या है, ये कला ना, ये गॉड गिवन कला होती है, बिल के अंदर बड़ी कूट कूट के भरी थी। और ये मैं भी बड़े काम आई डब्ल्यू पे, कि जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाले को प्रभावित नहीं करे, उसके अंदर जाए। इसलिए कहानीकार बोलते हैं बीडब्ल्यू को, हम कहानीकार किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हिस्टोरियन क्यों नहीं बोलते बीडब्ल्यू को कहानीकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहानीकार का मेन काम ही होता है मैसेज देना। जो वो बात बताने जा रहा है वो मेरे पल्ले पड़ रही है, सीधी बात। और जब ये बना के भेजा था तो इतनी सिंप्लीफाइड करता था उन चीजों को, सिंप्लीफाइड और तथ्य और बाकी चीजें, ये जो सारे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं ना, कि देखना, सुनना, आपने थाउट भी बीच में डालना, पॉसिबिलिटी बताना कि ये संभावनाएं हो सकती हैं, फिर उसे थ्योरी से चेक भी करना, और फिर सामने जाके जो सच्चाई चल रही है, रियलिटी है, वो बता। तो इस तरीके से, और मूडी मैनुअल से कई चीजें इस बंदे को साथ में पता चलती हैं। अब देखो सीमेंट में क्या इसने देखा, डिमांड, कि भाई साहब डिमांड बड़ी भारी है। पहले क्या चीज आई इसके हाथ में, कि डिमांड बड़ी है भाई, सड़कें भी बन रही है, लोग भी, किसान खरीद रहे हैं, बाकी चीजें खरीद रहे हैं। तो इसके माइंड में एक ही बात आई कि यार ये चीज तो बड़ी बिकने वाली है, मार्केट में डिमांड बड़ी है इस चीज की। और फिर इसने जाके जेट पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी में ये गया, और जाकर जो इसने एक वंडरफुल चीज की, यार इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है नहीं वंडरफुल चीज। वहां क्या भेजा इसने, कि नई टेक्नोलॉजी की चीजें बना रहे हैं, और भाई साहब नया संसार में नई चीजें आने वाली है, ये शेयर बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि उनकी कॉस्टिंग बहुत कम है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, और ये चीज मतलब ये कंपनी जो है वो बहुत आगे जाएगी, ये दो चीजों ने। और फ्रैंक शाह ने, यार सोच लो आप, $5,000 की कीमत सोच लो, बीडब्ल्यू को तो हम सोच ही रहेगी $400 उसका बन गया, जिसने अपने लिए $5,000 खरीदा, वो सोचो, और $75 का हो गया। कई बार कैलकुलेशन करते करते भी, यार इतने डॉलर, और डॉलर को पैसे में, रुपए में कन्वर्ट करो, तो ये करोड़ों रुपए का हिसाब किताब चल रहा है भाई सर, झटकों में करोड़ों रुपए का रुपया। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूँ उन चीजों को, लाखों मिलियनर तो वहां भी बन रहा है वो। और ये जो झटके हैं, ये एक नहीं लगेगा, ये कई झटके लगेंगे डब्ल्यू की वजह से। तो ये बड़ी दूरदृष्टि वाली बात थी। बड़े ध्यान से सीमेंट की फैक्ट्री में पहले पहुंचा, सीमेंट बनाने का, भैया कोला कितना खर्च होता है, बिजली कितनी खर्च होती है, वो लेबर कितनी लगती है, वो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट अगले ने निकाल ली। अब ये इतनी की बेच इतने कर रहे हैं, प्रॉफिट इतना है, तो कोई नहीं रोक सकता। भाई दो चीजें हैं, ये व्यापारी क्या देखता है, अगर मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं चला रहा है, जैसे मेरे जैसा है, अगर मैं ट्रेडिंग देख रहा हूँ, तो मेरे को परचेजिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। परचेजिंग जितनी कम से कम मेरी होगी ना, मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी चीजें फिर करती हैं काम, ऐसा नहीं कि इफेक्ट करता है। और मेन जो प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं उनके लिए ये है कि प्रोडक्शन कम से कम में जो कंपनी करेगी, और भाई वो तो बल्ले बल्ले होगी। और उन्होंने जाके फिर उसको बोला, फ्रैंक शाह ने दोबारा उसको बोला, भैया वो जेके राइज में भी जाके या बाकी कंपनियों में भी देख, या उस तरीके से जो है उसको मोटिवेट करा। अब बीडब्ल्यू जो है वो अपने उससे कर रहे हैं जी। शराब का क्या बोला, शराब का ये बड़ा प्यारा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये जो शराब का बीच में इंसिडेंट आया, कि वो टेंट लगा लिया, भारी बारिश हो रही थी, वो पड़ोसी पिलाने नहीं आया था, वो तो बेचारा पी पा के टन होके जा रहा था, वो गिरा, वो बोतल गिरी, वो मतलब होता है ना, बंदे को सहारा दिया उठाने के लिए, और बोतल, और जैसे वो ऑफर कर ही देता है आदमी, ये पीने लगा, एलर्जी ट्रिगर हुई भाई साहब, वो जाना पड़ा। देखो अल्कोहलिज्म कैसे है।
लेकिन फिर लुइस ने बोला यार मैं तो डिजीज के प्रोग्रेशन से तो बचा ही लिया ना, अगर यही काम वहां हो रहा होता तो चारों तरफ शराब है तो और भी बुरी हालत हो जाती। तो इस प्रकार के एक दो एपिसोड नहीं हुए, बहुत एपिसोड हुए हैं। और ज्यादातर टाइम जो लुइस ने लिखा है ना, लुइस ने लिखा कि ज्यादातर टाइम बिल साहब वो जो वो बनाया था ना, वो टोकरी सी बनाई थी आदमी के बैठने के लिए, जो बेसिकली वो बनाई लुइस के लिए थी कि लुइस आराम कर लिया तरह की। तो बीडब्ल्यू साहब ही आराम कर रहे थे उसमें टोकरी में पी पा के। और यहाँ पर भी जिस टाइम वो पी तो फिर वो कंटिन्यूटी चलेगी। और दूसरा एपिसोड भी जो बड़ी प्यारी चीज है, वो बाकी टू वाइफ्स ने भी लिखा है कि वो पत्नी दिखाना चाहती है कि तू पी के दिखा। जैसे वो जिद पे आ गई ना कि अभी तू पी रहा है क्या इसमें, मैं भी पी के दिखाती हूँ। और देखो, लेडीज के माइंड में ये चीज होती है, मैं पीऊंगी तो ये शायद छोड़ दे या ये मतलब हट जाए। लेकिन वो शराबी को और मजा आता है, उसे होता है सही में भाई कंपनी मिल गई तू पी, वो तो और पैग बना के देगा और चीजें देगा। और सुबह वो तो बेचारी का सर नहीं उठ रहा, बुरा हाल, बीमार होगी। देखो रास्ते में है तो हैरानी वाली बात ना कि रास्ते में चल रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है एक आदमी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। रिस्क का फैक्टर भी मैं बता रहा हूँ कि रिस्क कितना, कितने रिस्की थे यार ये लोग, मतलब कितना। ए बनने के पीछे यही चीजें यार काम आती है ना, यही चीजें काम आई होंगी बाद में। कितना बड़ा रिस्क है, ये रोड पे है, बाकी चीजें हैं। बीडब्ल्यू का एल्कोहलिज्म के भी वो एपिसोड दो उन्होंने बता दिए कि एक तो वो पत्नी उसको दिखाना चाहती थी, आईना दिखाना चाहती थी कि भैया पी के तू जो ड्रामे करता है ना, या इस प्रकार की चीजें हैं। और दूसरा, ये लुइस ने जो लिखा कि भैया मैंने बीमारी का मतलब मैंने कम से कम भी एक काम तो करा जो बहुत तेज गति से प्रोग्रेसिव होना था, क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं कि हैवी ड्रिंकर तो फर्स्ट डे मतलब पी के तो टन होके पहले दिन ही गिर गया था। तो ये तो रोज के एपिसोड थे, ये जो अब कभी कभार देखने को मिल रही है ना घटनाएं, ये तो रोज की होनी थी। तो इस प्रकार से बिल डब्ल्यू की मतलब वो जो चीज निकल कर आ रही है ना, कि ये नहीं है कि एक जैसा बता रहा है कि भाई साहब होता है ना कि यहीं पे बैठे बैठे और मतलब एसी के कमरे में बैठे बैठे जी लिख दिया ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। ग्राउंड पे जाके वो मेहनत करनी और वहां की चीजें निकालनी या बाकी चीजें करनी, 12+12+12 36 प्रिंसिपल बनने के पीछे ये यही चीज थी भाई साहब। नहीं तो एक चीज पे रुक जाता। और अपोज मिला पूरी की पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस का विरोध मिला। लास्ट के 36 में तो बहुत ही विरोध मिला, सॉरी लास्ट के 24 में तो बहुत ही विरोध मिला, स्टेप में कोई विरोध नहीं मिला बीडब्ल्यू को। लेकिन परंपराएं और खासकर जो कॉन्फ्रेंस वाला स्ट्रक्चर था या कंसेप्ट वाला था, बहुत विरोध के बावजूद भी जो ग्राउंड बीडब्ल्यू के पास था ना, जो उसके पास नॉलेज था, उसके पास दूरदृष्टि थी ना, वंडरफुल है। और हम देख रहे हैं उसके जीवन में कि ये चीजें उसके पास आई कहाँ से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजीव।